चलिए यार अब इंग्लिश का रिव्यू करते हैं। ये मेरा पेपर दूसरा नंबर का है और 23 नवंबर 2020 से फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीपीओ का पेपर था जो मैंने दिया था। पूरा पेपर अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे दिया था तो उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी और बाकी सेक्शंस मैं कर चुका हूँ रिव्यू। ये अब इंग्लिश का बचा हुआ है, बाकी सब सेक्शंस मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। तो चलिए यार सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपन पेपर के ऊपर। तो चलिए यार ये पेपर है 2020 का, शिफ्ट 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे नंबर जो आए थे, पहले एनालिसिस दिखा देता हूँ मैं। 140 का टारगेट है यार, उसमें से मेरे को चाहिए, मेरे आए 86 नंबर है तो बहुत दूर है अभी सफ़र। देखते हैं कैसे कवर करेंगे। टाइम भी अभी हमारे पास 60 दिन के आसपास बचे हुए हैं पेपर को। तो अभी यार देखो मेरा इसमें आए हैं कहाँ पे, अपना इंग्लिश में 28 नंबर आए हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो sensex64@gmail.com पे। बाकी यार ये सब है, अगर पढ़ना चाहो पढ़ लो, मेरा मोटिव क्या है और आपको कैसे पेपर देना चाहिए। दरअसल वीडियो को पॉज करो, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है आप खुद सोल्व कीजिए, उसके बाद मेरा देखिए कि मैंने कैसे सोल्व किया, एंड देन देखिए कि मैंने सोल्व किया वो गलत किया या फिर सही किया, तो क्या मेरा पैटर्न था, और देन उसको कंपेयर कीजिए टेक्स्ट बुक वालों के साथ। तो देखिए आप तीन तीन आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, क्या तो आपका तरीका बढ़िया था, या मेरा तरीका बढ़िया था, या टेक्स्ट बुक वालों का तरीका बढ़िया था। तीन आपके पास है, जिसमें आपको कम टाइम लगे उस तरीके को आप अपना लीजिए। सिंपल सा फंडा है। तो चलिए यार अब देखते हैं, सीधे चलते हैं अब इंग्लिश के रिव्यू के ऊपर। तो यार इंग्लिश के ऊपर चलेंगे। सबसे पहला है यार मिस स्पेल्ट वर्ड बताना था। तो इसमें यार यूनिक की स्पेलिंग सही है, इम्पीच की भी सही है, यूसर्प की स्पेलिंग गलत लगी थी मेरे को उस टाइम पे। 10 बस एक तरह से यार एजम्पशन पे ज़्यादा चलते हैं हम। आई बात समझ में? तो यूसर्प की स्पेलिंग होती है USUREP, इन्होंने कर रखी है SCRP। ठीक है। तो अब ये है, देख लो यार, हर एक की स्पेलिंग याद रहेगी। यूनिक की भी है, इम्पीच की भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लर्न योगा व्हेन आई वॉज इन स्कूल। आई वॉन्ट टू लर्न योगा, मतलब ये तो प्रेजेंट दिखा रहा है यार। आई वॉन्ट टू लर्न योगा व्हेन आई वॉज इन स्कूल, तो मैं लर्न करना चाहता था। तो सही दिख रहा है मेरे को, तो ऑलमोस्ट नो, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। और आई यूज टू लर्न योगा व्हेन आई, इसमें हाँ यही होगा यार। ये कंटिन्यू प्रेजेंट का दिखा रहा है, लेकिन हमें पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के हिसाब से होगा, यूज टू होगा। उस टाइम पे ये दिमाग काम किया था। चलो यार, कई बार हो जाती है गलतियाँ। बाकी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये इसका सॉल्यूशन है टेक्स्ट बुक की तरफ से। चलिए नेक्स्ट, ए पर्सन विद सेम नेम एज अनदर। तो यार ये क्वेश्चन है, ए पर्सन विद सेम नेम एज अदर। तो इसका यार सिंपल सा एंसिस्टर या नेम सेक में से हो सकता है। इम्पोस्टर का मतलब भी अलग होता है, अलाइज का भी अलग होता है। तो नेम सेक के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, बस सिंपल सा है। तो नेम सेक का मतलब यही होता है, सिमिलर नेम। देख लो यार बाकियों का नाम। एंसेस्टर पुराने के ऊपर होता है एंसेस्टर मेरे हिसाब से। तो देखना, ए पर्सन रिलेटेड यू हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम अगो। तो अपने से रिलेटेड है, ए पर्सन और थिंग सेम एज द नेम पर्सन। इम्पोस्टर, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। तो इम्पोस्टर वही है कुछ और। जैसे मैं अगर मान के चलो आपका कोई दोस्त है मोहित, तो मैं आपको, आपने दूर का रिश्तेदार है मोहित, लेकिन मैं मोहित बन के आऊँ आपके पास और आपको धोखा दे जाऊँ, तो उस मेरे को क्या बोला जाएगा? इम्पोस्टर। अलाइज यार जब हम संधि करते हैं वही है मेरे हिसाब से। नहीं, ये अलाइज का मतलब है यूज्ड व्हेन गिविंग द नेम दैट पर्सन इज जनरली नोन बाय आफ्टर गिविंग द रियल नेम। तो यार देख लो, तुम्हें समझ में आया तो मेरे तो नहीं समझ में आया। चलिए यार नेक्स्ट, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ हैंड्स मीट। तो यार इसमें ग्रामेटिकल एरर बताने थे। तो इसमें डू यू अर्न सो मच, सो मच पे यार मेरे को डाउट लगा, क्योंकि सो मच ये कह रहा है इनफ आएगा। डू यू अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब लास्ट में बोल रहा है कि आपको एक तरह से कमजोरी दिखा रहा है आपकी, कि यार आपको जितनी कम से कम जरूरत है उतनी आप कमा पा रहे हो या नहीं। तो एक तरह से इधर इनफ आएगा। सो इसलिए सो मच टू मेरे को गड़बड़ लगी, तो इधर ये हो गया। राइट आंसर इन्होंने बनाया है नहीं, इनफ देखा, सो डू यू अर्न इनफ टू मेक। तो यहाँ पे देखा लॉजिक काम कर रहा है मेरा, कहीं पे कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा। तो यही लॉजिक है। बाकी इनका तो पढ़ना चाहो पढ़ लो यार, इनका लॉजिक क्या था, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, ये गलत हुआ है मेरा। तो इसमें ब्रेवो पे, ब्रेवो व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, यू आर लुकिंग सो ओल्ड।
तो ओड बोल रहा है तो ओड वन आउट बोलते हैं, तो यार इसमें मैंने उर्रा ये ब्रेवो क्लिक किया था, तो मेरे हिसाब से इसका ग्रोजियस ग्रासियस होना चाहिए। देखते हैं, हाँ यही हुआ, गॉडेस ग्रासियस। तो इसका मतलब क्या है ये भी पढ़ लेते हैं यार। बस उस पर हुर्रा कर दिया मैंने बस। 27% का ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन भी टफ था ये। तो इसका मतलब क्या है यार, ये देख लेते हैं। विल बी ए माइल्ड एक्सपीरियंस ऑफ सरप्राइज अलार्म जिसमें बस यार ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, चलो याद रहेगा। नेक्स्ट, कॉन्डोन। कॉन्डोन यार इसका मैंने तो तुक्का मारा था। कैसे, फॉरगिव का मतलब, और प्रिवेंट, इम्पोज, फॉरबिड। फॉरगिव और फॉरबिड का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रिवेंट और इम्पोज में से हो सकता है। और इन्होंने पूछा सिनोनिम्स, तो प्रिवेंट इम्पोज मैंने शायद उस टाइम पे क्लिक किया है, तो प्रिवेंट पे करूँगा मैं। यार फॉरगिव है इसका आंसर तो। चलो याद कर लेंगे, कॉन्डोन का मतलब फॉरगिव होता है, यही होता है यार। ऐसा नहीं है इसमें बड़ा तीर मारने होंगे, नहीं याद, ठीक है। सिमिलर सी चीज़ अगली बार याद कर लेंगे। कॉन्डोन का मतलब अब याद रहेगा, फॉरगिव होता है, कॉन्डोन का मतलब फॉरगिव होता है। और क्या कर सकते हैं यार, माफ़ करना, गलत व्यवहार को स्वीकार या अनुमति देना। कॉन्डोन का मतलब होता है कि गलत गलत व्यवहार को स्वीकार या अनुमति देना। तो फॉरगिव का मतलब क्या हुआ एंकर, सेम टाइप थोड़ा ना, माफ़ करना होता है यार फॉरगिव तो। चलो फॉरबिड का मतलब भी देख लेते हैं क्या है, रोकना। फॉरबिड रोकना होता है, प्रिवेंट का भी मतलब रोकना होता है, देखा। और फिर इम्पोज का मतलब थोपना, इम्पोज तो यार थोपना होता है। चलो इसमें बस मेरे को कॉन्डोन का मतलब नहीं पता था, उसका मतलब हुआ गलत व्यवहार स्वीकार करना। चलो यार याद रहेगा नेक्स्ट टाइम। कैटास्ट्रोफ का भी मतलब मेरे को नहीं पता था, तो अब यार इसका भी तुक्का ही मारा था मैंने, वो जो गलत हो गया। प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है यार, प्रोस्पेरिटी मतलब एक अच्छा ही टाइप का लग रहा है प्रोस्पेरिटी। अब हिंदी में क्या बताऊँ इसका मतलब, प्रोस्पेरिटी मतलब कल्याण टाइप का लग रहा है मेरे को। प्रोस्पेरिटी एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना होता है, बढ़ाना होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे हम अपना एरिया एक्सपेंड करते हैं घर में, वैसे ही एक्सपेंशन का मतलब है काल में कैलेमिटी मतलब शांति होती है। रिस्ट्रेंट मतलब रोकना। तो मैं इस पर तुक्का मारूँ तो अभी यार देखो, शांति और बढ़ाना और प्रोस्पेरिटी, तो शांति और प्रोस्पेरिटी तो नहीं हो सकता। अब बचा एक्सपेंशन या रिस्ट्रेंट, और सिमिलर पूछा है, तो कैटास्ट्रोफ मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो इसलिए मैं रिस्ट्रेंट पे क्लिक करूँगा। लेकिन इसका हो गया गलत। फर्स्ट टाइम पे भी मैंने यही लॉजिक लगाया था उस टाइम पे जब पेपर दिया था। तो यार इसका आंसर होगा शांति। तो देखते हैं कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या है। ऐसे सडन इवेंट दैट कॉजेज वेरी ग्रेट ट्रबल और डिस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। तो मतलब मैं बताया था ना, उसी में नेगेटिव साउंड कर रहा है। तो अब इन्होंने बोला है किसका अच्छा यार वो काम, CALM होता है वो, काम। और ये अलग है, कालमिटी, कालामिटी। अब यार इसको बोलेंगे भी ऐसे, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करनी है मेरे को, करेंगे धीरे धीरे। ए सीरियस एक्सीडेंट और डैमेज और सफरिंग, ठीक है याद रखेंगे ये भी। बाकियों का मतलब एक तरह से सही है। प्रोस्पेरिटी का मतलब ये दिख रहा है कल्याण या फिर रुपए से कल्याण, यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। इम्प्यूडिट इसको मैंने किया था स्किप। तो इसमें यार मेरे को मोडेस्ट का मतलब पता था यार। मोडेस्ट का मतलब आपने सुना होगा यार, तुम इतने भी मोडेस्ट मत बनो। तो मोडेस्ट का मतलब यार वहाँ से समझ में आता है कि तुम इतने भी भोले मत बनो, या इतने भी वो कल्याणकारी या परोपकारी, मतलब समझ रहे हो, एक सिंपल बंदा रहने वाला, समझ रहे हो, उस टाइप का मोडेस्ट का मतलब होता है। ब्रेजन का मतलब भी यार थोड़ा नहीं पता, किसी का नहीं पता, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो चलो यार इसमें तुक्का मारते हैं मॉडेस्ट पे ही, जो मेरे को पता है मतलब जिसका। चलो यार वही हो गया मॉडेस्ट। तो यार अब याद रखेंगे, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बहुत दिखावा करने वाला, मेरे हिसाब से। ज्यूड या नॉट शोइंग रिस्पेक्ट स्पेशली टूवर्ड्स, मतलब ये एक तरह से उस टाइप का हो गया, ईगो, ईगो टाइप का बंदा है। मॉडेस्ट का मतलब वही बताया मैंने, नॉट लार्ज अमाउंट और नॉट इन expensive, blatant, very obvious and intentional when this is bad thing, aren't used to say how bad something aren't। brazen का मतलब होता है यार obviously without any attempt to be hidden। चलो यार याद रखेंगे, धीरे धीरे याद होंगे, अब मेरे को तो पता नहीं था, तो याद तो कर ही ना पड़ेगा अब यार। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है दिखावा करने वाला, या फिर कुछ भी कह सकते हो।
रूड बंदा, और उसका अपोजिट मोडेस्ट। चलो बाकी चीज़ें यार तुम याद करना कर लो, मैं तो धीरे धीरे याद होंगी। अब ये स्पिरिचुअल का तो मतलब पता है यार, आध्यात्मिक होता है मतलब, समझ रहे हो। इटर्नल, इथर इथीरियल, तो यार नाम ही मेरे को थोड़ा गलत सा लग रहा है। अब बचा मेटेरियल, एंटोनियम पूछा है, तो स्पिरिचुअल वो होते हैं, और मेटेरियल मेरे को थोड़ा लगा सैक्रेड। एंटोनियम पूछा था इसलिए यहाँ पे मैंने सिनोनिम्स डिवाइन के ऊपर क्लिक कर दिया शायद। अब इसका मेरे को सीधा सा लग रहा है सेकंड, देखते हैं लॉजिक सही है मेरा। अब देख लो यार, इसका आंसर देखना चाहो तो मेटेरियल, इटर्नल लाइट और एंड डेलिकेट, स्पेशली अननेचुरल वे। चलिए यार धीरे धीरे, डिवाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विद ए गुड और लाइक ए गॉड। नेक्स्ट है यार वन हु चेंजेस साइड, इसका टर्न कोट होता है यार जो सीधा सा है। नोविस होता है, नोविस किसको बोलते हैं यार, जो नूबड़ा होता है मतलब नया नया आता है उसको बोलते हैं नोविस। इन्वेडर वो होते हैं यार जो हमला करते हैं। एमेच्योर मतलब वो होता है जो कच्चा खिलाड़ी होता है, तो इसका आंसर टर्न कोट था। एमेच्योर का मतलब देख लेते हैं, टेकिंग पार्ट नॉट एज ए जॉब, देखा कच्चा पक्का मतलब उस टाइप का है। नोविस का मतलब बताया, देख लो यार बाकियों का मतलब क्या है, मैंने जो बताया वो ठीक है या गलत है। अब ये है, सी हैज़ इनहेरिटेड हर फोननेस बाई टेनिस फ्रॉम हर पेरेंट्स, ठीक है। फोननेस फोर, फोर आया है। फोननेस मतलब क्या होता है, रुचि टेनिस के प्रति, तो फोर आ गया इसका आंसर। फोननेस का मतलब क्या बता रखा है इन्होंने, फोननेस मीन्स ए लाइकिंग, ठीक है। बाकी अब देखना चाहो तो देख लो यार सब। अब नेक्स्ट है, नोबडी हैज़ एवर लिसन टू मी सो अटेंटिवली। अटेंटिवली होता है यार, अटेंटिव कोई वर्ड नहीं है, बी अटेंटिव बस इतना वर्ड होता है। चलो नेक्स्ट है, द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेरेंट्स वेटेड फॉर लॉन्ग, ऑफन मेड हिज पेरेंट्स, सॉरी ये पेशेंस लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई। द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंस पेशेंट वेटिंग फॉर लॉन्ग, तो इसका यार थोड़ा लॉजिक नहीं समझ में आया। द डॉक्टर ऑफन मतलब नॉर्मली ये करता है वेट फॉर लॉन्ग, पेशेंस टू वेट फॉर लॉन्ग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था शायद। अब देखो इसका आंसर मेरे को क्या लग रहा है, वेटिंग फॉर वो हिज पेशेंट मेड हिज पेशेंट्स वेटिंग फॉर लॉन्ग, तो वेटिंग तो नहीं हो सकता, वेट फॉर लॉन्ग हो सकता है, या वेटेड, वेट ही है। चलो याद रखेंगे। इसकी शायद थर्ड फॉर्म भी वेट ही होती है, ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से। वर्ब मेक पर्सन, अच्छा बेस फॉर्म में यूज़ होती है क्या। चलो पढ़ लो यार, तुम्हें पढ़ना है तो। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पीक वन माइंड। अब यार ये क्वेश्चन जो दिख रहा है स्पीक्स वन माइंड, मतलब कोई बुक है ना, इसको हम तब यूज़ करते हैं यार, जैसे दिस बुक स्पीक्स समवन माइंड, तो एक तरह से बुक लिटरेचर को यूज़ कर रहा है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, तो ये तो हो नहीं सकता। टू स्पीक इन एन असेंबली, नहीं ये भी नहीं हो सकता यार। टू पुट वन थॉट इन राइटिंग, ये मैंने क्लिक किया था। टू वॉइस वंस थॉट प्लेनली, तो मेरे हिसाब से यही होगा चौथा पर्सन, देखा। तो मतलब किसी के दिमाग की को रीड करके वो पढ़ना यार, कुछ इस टाइप का मतलब होगा। बाकी आप देख लो एक्चुअल इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है यार, वन हु इज ईजली डिसीव्ड, मतलब जो ईजली हो जाता है, इसका गलीबल होता है यार, ठीक है। याद रखना यार, ये याद हो जाता है मतलब धीरे धीरे, मैंने रिवाइज किया हुआ, तो गलीबल होता है इसका, देख लेना आप। तो सॉरी इसका वो दिखाना भूल गया मैं, 16वें का गलीबल कहाँ पे है, इसका देख लो। बाकियों का मतलब प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, और एग्रीबल क्रेडिबल पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी हिंदी में आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। देखते हैं यार इसमें वैसे ठीक कितने हुए थे, 32 ही ठीक हुए थे, ज़्यादा ठीक नहीं हुए, गलतियाँ ज़्यादा हैं। तो चलो, दी अमेजन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये तो सारे सही हो ही जाते हैं, क्योंकि इसमें सेंटेंस है। अपन अगर रीडिंग करते हैं ना, आर्टिकल रीड करो यार, गूगल होता है ना, गूगल के आर्टिकल पढ़ने लग जाओ, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसमें इसलिए मेरे सारे ठीक भी होंगे। 41% है, तो मतलब एक अच्छी बात है यार, मैंने किया है ये क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है, द अमेजन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज़ डैश द साइज ऑफ कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब ये कह रहा है साइज के बराबर है। तो एक तरह से बराबर स्पेशली तो होता नहीं, स्पेशली का मतलब यूनिक, टोटली का मतलब पूरा, रफली कह सकते हैं, या सिमिलरली, तो रफली लगाएंगे हम, तो साइज तो दे नहीं रखा, रफली
एक्यूरेट साइज दे नहीं रखा तो रफली यूज़ करेंगे। बाकी वर्ड्स का देखना चाहो मतलब देख लो यार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक टू। सेकंड ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया एंड कवर डैश एरिया ऑफ नियरली। एरिया है यार, एरिया का एन आएगा, ए एन एन, बस सिंपल। बाकी तो कुछ यूज़ कर ही नहीं सकते इधर। बाकी देखना चाहो इनके रूल्स पढ़ लो यार तुम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन ब्लैंक 3 टू गेट्स लाइफ फ्रॉम दी। इधर माइनर तो यार कमज़ोर तो नहीं होगा, लाइफ की बात हो रही है यार, किसी की लाइफ की बात हो रही है तो उसको कमज़ोर तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। मैग्नेटिक तो यार पता ही है चुंबक होती है। मेजर, मेजर यूज़ कर सकते हैं। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक एक तरह से मेजर का ही है, लेकिन एक सुनने में बढ़िया लग रहा है वर्ड, तो मैजेस्टिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। बाकी देखना चाहो तो यार मैजेस्टिक का मतलब इन्होंने दे रखा है इधर, इज मीन पावरफुल, समझ रहे हो। मेजर का मतलब एक बड़ा पोर्शन होता है, इस टाइप से लगा लीजिए। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विच रन्स थ्रू द हार्ट डैश द रीजन। थ्रू द हार्ट ऑफ द रीजन होगा यार इसका, सीधा सा बात है। हार्ट ऑफ द रीजन होता है, हार्ट एट द रीजन वगैरह तो कुछ होता ही नहीं। अब अगला है यार फिफ्थ, द ड्रेन फॉरेस्ट इज सिंपली द ड्रेन बासिन फॉर द रिवर एंड इट्स कंटिनेंट्स ट्रिब्यूटरीज होता है यार। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूट्स भी लिख सकते हैं, ट्रिब्यूटरी ये कोई वर्ड नहीं होता है मेरे हिसाब से। ट्रिब्यूट्स इधर हम यूज़ करेंगे इसको। बाकी देख लेते हैं ट्रिब्यूट्स का मतलब दे रखा है क्या। ट्रिब्यूट्स है, देख लो यार, दे तो रखा है मतलब। बाकी अपने ने जो लॉजिक यूज़ किया वो एक तरह से, ये कहाँ से कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ रही है मेरी, जो हम जब हम किसी ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, अगर अपना फ़ोन भी यूज़ इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश की आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हम कोई वीडियो देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ से अपने आप डेवलप हो जाता है ये। आई बात समझ में। चलो यार नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडिया हैव मैनी यार अजीब सा लग ही रहा है सीधा सा। इंडिया हैज़ फ्यू ऑलराउंडर्स, तो ये थोड़ा सही लगा, इंडिया हैज़ फ्यू। जब आप पुट करोगे ना तो उधर से आपको एक आ जाएगी, इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसको, और सबसे ज़्यादा काम इंस्टिंक्ट ही आती है यार। जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं या कुछ भी करते हैं हम, तो इंस्टिंक्ट ही सबसे ज़्यादा काम आती है। आई बात समझ में। तो चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इसके बाकी चीज़ें अगर रूल्स याद करना चाहो, रट्टा मारना चाहो कर लो, लेकिन मेन काम इसमें यार वही काम आता है जब अपनी जो इंस्टिंक्ट जवाब देती है। इसमें क्योंकि यार इसमें कई सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं इंग्लिश में, तो इससे बढ़िया रूल्स याद करना मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बैठता। हाँ थोड़ी बहुत रिवाइज कर लो ताकि दिमाग में पड़ा रहे। कभी कभी कुछ रूल्स हैं जो याद ही करने पड़ते हैं। ये आ जाओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन है। सनी, इसको यार वीडियो को पॉज करो और आप खुद ट्राई किया करो हर एक क्वेश्चन को, उससे क्या होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सनी, टू अदर हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द क्यूज। तो यार ये भी क्वेश्चन है एक। अब इसको भी सनी टू बिटवीन तो हो नहीं सकता यार, टू अदर्स हैव क्वालिफाइड मतलब ये कह रहा है सनी से अलावा दो और, तो के अलावा बिसाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी सी बात देख लो यार। अब इसका मतलब पढ़ना चाहो सबका, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंग्शियस अबाउट हिज हर हेल्थ। यार इसका तुक्का सा लग रहा है मेरे को। डिसिप्लिन हो सकता है या वेल ट्रेन हो सकता है। एंटीक्वेरियन तो यार एक तरह से पानी टाइप का लग रहा है। इलेक्ट्रियन भी अजीब सा लग रहा है, तो इसमें मैंने शायद तुक्का इस पे मारा था। हाँ तो डिसिप्लिन का तो डिसिप्लिन से रिलेटेड है। एंटीक्वेरियन फॉरेस्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, कनेक्टेड विद द ट्रेड एंड कलेक्शन स्टडी वैल्यूएबल रेयर ऑब्जेक्ट। एंटीक लिखा हुआ तो एंटीक्स से कनेक्ट कर सकते हो। ये अपना हेल्थ से है। इगैलिटेरियंस किससे है, बिलीविंग दैट ऑल पीपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। तो मतलब इगैलिटेरियन वो होता है जो इक्वालिटी में बिलीव करे। और डिसिप्लिनियर who believes keeping complete control of the life of the people he or she is in charge। मतलब एक तरह से डिसिप्लिन वगैरह का ही इससे रिलेटेड है इसका भी। अब्सर्ड थोड़ा सा ये लग रहा है ख़राब सा, रेडिकुलस इसका आंसर होना चाहिए। बाकी देख लो इसमें लॉजिक ये था मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल मतलब जिसका मतलब हो। रैशनल भी एक तरह से पॉजिटिव साउंड करता है और इम्पोर्टेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन रेडिकुलस
एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऐसे मैंने लॉजिक लगाया था, सिनोनिम पूछा है तो ये भी नेगेटिव, वो ये भी नेगेटिव, अब्सर्ड का मतलब होता है रेडिकुलस। तो ऐसे भी यार कॉमन अंडरस्टैंडिंग हर जगह काम आ जाती है ऑलमोस्ट। ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीज़न फॉर हर रिफ्यूज़ल टू अकम्पनी हिम। ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीज़न फॉर हर रिफ्यूज़ल टू अकम्पनी हिम। ही वंडर्ड के ऊपर मेरे को डाउट लग रहा है, ही वंडर्स व्हाट, तो मैंने शायद इसी के ऊपर तुक्का मारा था। ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीज़न फॉर हर रिफ्यूज़ल टू अकम्पनी हिम। तो यार इसका मैं अभी अगर तुक्का मारूँ तो ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीज़न फॉर हर रिफ्यूज़ल टू अकम्पनी हिम। रीज़न फॉर पे गलत डाउट लग रहा है मेरे को, तो फॉर हर रिफ्यूज़ल वाज द रीज़न। ही वंडर्ड व्हाट इज़ द रीज़न होगा, क्या क्या होगा, द रीज़न व्हाट द रीज़न वाज। अच्छा ऐसे होता है, चलो यार याद रख लेंगे। ही वंडर्ड व्हाट द रीज़न वाज, ऐसे सेंटेंस पूछा जाता है तो नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। वंस बीटन ट्वाइस आई, इसका तो यार सिंपल सा बात है, एक बार ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो यार बहुत मुश्किल होता है वापस से उस ख़राब इंसिडेंट से रिकवर करना। मतलब वैसा ही अगर सिमिलर इंसिडेंट आप दोबारा कर, जैसे एक बार आप फेल हो जाते हो ना, एक बार आप फेल हो गए तो दूसरी बार आपको उठने में यार बड़ी मुश्किल और एक तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये, चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन चैलेंज द मैन हैड नो आंसर फॉर हिज एक्शंस। तो इसका सिंपल सा है, वैन चैलेंज है, वैन टू बी चैलेंज वाइल चैलेंजेस। तो इसका वैन चैलेंज मेरे को सही लग रहा है, सिंपल सा बात है, जब हमने उसको चैलेंज किया तो उसके पास कोई आंसर नहीं था उनके उसके एक्शंस का। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को यार इकोलॉजी बोलते हैं यार, सिंपल सा बात है। पैथोलॉजी यार बीमारी से रिलेटेड लग रहा है, रेडियोलॉजी रेडियो से है, कॉस्मोस रेज से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीजेस है, ठीक है। वॉकिंग ऑन थिन आइस मतलब सीधा था यार, आप वॉक करोगे, मान के चलो किसी भी थिन आइस के ऊपर वॉक करोगे, मान एक ये लगा लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ पतली सी बर्फ़ है, उसके नीचे पानी है, उसके ऊपर अगर आप चलोगे तो चांसेस कितने हैं उसके टूटने के, तो टूटने हाई रिस्क चांसेस है ना, तो डूइंग समथिंग रिस्की, बस सिंपल सा बात है। बाकी पढ़ना चाहो तो यार पढ़ लो इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो यार इसमें बोल रहे हैं मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही लग रही है, स्पेक्सल्स की भी स्पेक्स स्पेक्सल स्पेक्सल, यार इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आता, चलो धीरे धीरे सीखेंगे। मैं नई सुपर ह्यूमन हूँ यार, सब कुछ आए मेरे को। सुपर किड की मेरे को थोड़ी स्पेलिंग गलत लग रही है, सिंपल सी बात है। एक्वेंट बाकी तीनों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके सुपर सीड होता है यार, किड नहीं होता, ठीक है चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट है यार, नो लाइक द बैक ऑफ वन हैंड। नो मतलब अगर आपको इतना ज़्यादा जानकारी है किसी के बारे में कि उसके पीछे, हाथ के पीछे, नो लाइक द बैक ऑफ मतलब आपको हाथ के पीछे का भी पता है, मतलब आगे का तो पता ही था, पीछे का भी पता है, तो यार इसका एक तरह से क्या हो गया, टू बी अनअवेयर ऑफ सिचुएशन, ये तो नहीं होगा। टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, ये हो सकता है। टू हिट समवन विद बैक ऑफ वन हैंड, ये नहीं होगा। तो दूसरे और चौथे में हो सकता है, उस टाइम पे शायद टू कॉपी अनदर ट्रेड सीक्रेट्स, ये तो होगा नहीं यार। देखो यार दूसरे चौथे में से मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, दूसरा ठीक है, बाकी देख लो यार इसका मतलब यही है। चलो नेक्स्ट है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसका स्क्विंट लग रहा है मेरे को, लस्ट्रस भी सही है, डेलिमा भी सही है। डेलिमा यार शायद डेलिमा गलत लग रहा है, डेलिमा में डबल एल आता है, बाकी मैंने शायद उस टाइम पे भी डेलिमा ही को क्लिक किया था। अब मैं क्लिक करूँगा एगमेटिक पे, स्क्विंट होगा इसका आंसर यार, याद रखेंगे। INCT होता है, चलो ठीक है, स्क्विंट की स्पेलिंग INCT होता है, डेलिमा सही है, याद रहेगा। इंजीमेटिक का मतलब क्या है यार, मिस्ट्रीज एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है यार मिस्टीरियस एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड। वर्चुअली तो स्पेलिंग सही है यार, इवेंचुअली की भी स्पेलिंग सही है, इमीडिएटली की भी स्पेलिंग सही है, इनफाइनाइटली की मेरे को थोड़ी गलत लग रही है, बाकी देखो यार
सही है। TILY होता है यार मेरे हिसाब से, TELY होते हैं, इनफाइनाइटली ELY होता है। चलो बाकी पढ़ना चाहो इनका मतलब पढ़ लो। नेक्स्ट है यार एक्सपेरेशन। यार इसका मतलब मेरे को तो यार सच बताऊँ स्किप ही किया है, तो मतलब मेरे को एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं, लेकिन इधर मैंने ये ट्राई किया है कि कितनों का मतलब मेरे को पता है, और उससे एक ओड वन आउट निकाल दिया तो वहाँ से भी आंसर निकल सकता है अपना। तो इसमें सिर्फ मेरे को इन्जॉयमेंट का मतलब पता था, बाकी किसी का मतलब ही नहीं पता था। तो चलिए यार इसका सॉल्यूशन ही देखते हैं सीधा। इन्जॉयमेंट पे तुक्का मार देता तो शायद मेरा ठीक हो जाता। तो एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, बाकियों का मतलब पढ़ना चाहो यार पढ़ लो, मेरा अभी मन नहीं है, धीरे धीरे याद होंगे। ऐसा आपके साथ भी होता है, कई चीज़ों का आपको मन नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसअर्टन। डिसअर्टन का मतलब यह क्या लग रहा है, आपने किसी को हर्ट कर, मतलब हर्ट नहीं करना, मतलब एक तरह से मेरे को तो लग रहा है हर्टन का मतलब जो होता है यार हर्ट करना, इसका उल्टा बताना है। तो मेरे को हम्बल लग रहा है, एंकरेज और बाकी तो हटाओ, तो इसका आंसर होगा एंकरेज। तो डिसअर्टन मतलब किसी को डिमोरल करना, और एंकरेज का मतलब होता है यही है। चलो यार डिसअर्टन का मतलब क्या हुआ, टू मेक पर्सन लूज कॉन्फिडेंस। ठीक है यार। शी वॉकड अमोंग मी नहीं होता यार, अलोंग ओवर मी हो सकता है, या अलोंग मी होता हो सकता है। तो ओवर मी ये ऑप्शन है अपने पास, तो ओवर मी तो गलत हुआ था। ये गलत हुआ था, यही मैंने उधर लॉजिक लगाया था, मैं अपना लॉजिक तो बता दिया यार। आंसर होगा ही वॉक पास्ट मी। तो यार थोड़ा अजीब सा लगा, यूनिक लगा मेरे को, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है इसमें। शी वॉक पास्ट मी, तो यार इसका ये मेरे को पता नहीं था, शुड बी पास्ट मी क्यों होना चाहिए। अब यार एडवर्ड पार्टिकल पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अपन को तो नहीं पता चल रहा है इधर, इतना समझ में नहीं आ रहा। जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे आपका भी रिवाइज करा देंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ वन ऑफ द मैटर्स दैट 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 डिस्टर्ब मी मोस्ट होता है यार। हैज़ तो है नहीं, इसका आंसर डिस्टर्ब होगा यार, कर रहा है ये अभी भी। चलो नेक्स्ट, कॉन्साइटेड का मतलब यार थोड़ा सी सेंटर टाइप का लगा मेरे को, तो इसका इन्फीरियर मेरे को लगा आंसर, तो मैं इन्फीरियर पे क्लिक करूँगा। एरोगेंट होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट भी वही था यार, ये लॉजिक लगाया था तब भी और अब भी यही लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, तो यही है। अब कॉन्स्टिट्यूटेड, अब ये है यार, इस क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, आप मर्जी है आपकी। हर एक का मतलब कॉन्स्टिट्यूट टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर एक्शंस एंड एबिलिटीज़ होता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। इन्फीरियर का मतलब ये होता है, ओ माय गॉड याद करेंगे, अभी मन नहीं है, अगली बार दोबारा आएंगे तब याद हो जाएंगे। हर एक चीज़ याद थोड़ी ना होती है, हम कंप्यूटर थोड़ी हैं। यंग मैन लिफ्ट्स, ये भी यार सिंपल सा था, यंग मैन लिफ्ट्स वेट्स एट द जिम व्हेन ही पुल्ड ए मसल। दिम इसमें बोल रहा है कि किसी ने मसल पुल किए उस टाइम पे ये क्या कर रहा था, तो दी इसमें यार सिंपल सी बात है, ये अगर इस साइड वाला अपना पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो ये कंटिन्यूस में होगा, तो ये दी यंग मैन वाज लिफ्टिंग होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, आंसर वाज लिफ्टिंग ही हुआ, देख लो यार अब पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट अब अपना पेस्टीज का मतलब यार सिंपल सा, पेस्टीज का गूगल भी आता है एक तरह से, तो एक तरह से ये मतलब कैसे बताऊँ, बहुत ही यादगार मोमेंट इस टाइप से इसकी मतलब है। इसका अपोजिट देखना है अपन को, तो इसका देखो डिग्निटी, रेप्यूट और रिनाउन तो पॉजिटिव लग रहे हैं, तो एक ही बचा डिसरिगार्ड, तो इसलिए मैंने शायद इस पर क्लिक किया था और आंसर सही हो गया। ये ओड वन आउट निकालने का तरीका है यार, काम कर जाता है ऑलमोस्ट हर जगह। तो अब ये है कोर्डियल। कोर्डियल का यार देखो फ्रेंडली, कोल्ड, कोल्ड तो बिल्कुल ही रेंज से बाहर है। रूड फ्रेंडली का अपोजिट है, और सिनोनियम पूछा है इन्होंने, तो मैं रूड पे क्लिक करना चाहूँगा। देखते हैं अब इसका आंसर फ्रेंडली है। कोर्डियल का मतलब यार फ्रेंडली होता है क्या, चलो याद रखेंगे यार अगली बार। कोर्डियल का मतलब बट फॉर्मल एंड पोलाइट, पोलाइट। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन द टू लीडर्स आर सेड टू बी कोर्डियल, कोर्डाइल, 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 कोर्डाइल। अब इसके लिए ट्रिक भी तैयार की, अलूफ वलोन ऑन रूफ। चलो ही इज सिटिंग, तो इसका यार अलोन ऑन द रूफ टॉप। तो यार अलूफ का मतलब क्या बताया इन्होंने, नॉट फ्रेंडली और विलिंग टू टेक पार्ट इन थिंग्स, शी सीम रेदर अलूफ व्हेन इन
शी वाज इनफैक्ट शी वाज जस्ट साई। तो यार पता नहीं इन्होंने कैसा वर्ड बनाया, चलो धीरे धीरे अपना बनाएंगे अपना भी। मेरे तो समझ में नहीं आया, अगर आपके समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है अपना सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें यार सीधी सी बात है, मेरे को एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग गलत लग रही है, डिपेंडेंट सही है, सेपरेट भी सही है, प्रोसीड भी सही है, सीधा तुक्का। चलो यार ये भी सही हो गया अपना, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो इनका मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार 43वां, यार फिर से हो गया गड़बड़। 43वां भी सही हुआ है मेरा। आई रिमेंबर ए फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट ए सेल। ए फ्रेंड टू मी, आई रिमेंबर ए फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट ए सेल। बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ, ये भी सही है। आई रिमेंबर्ड ए फ्रेंड टू मी, ए फ्रेंड टू मी में लग रहा है उस टाइम पे शायद यही क्लिक किया था। ए फ्रेंड टू मी नहीं होता यार, इसका आंसर होगा ए फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, तो चलिए हो गया अपना ये भी। नेक्स्ट है यार इनकरेक्ट हुआ ये भी, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका क्या लग रहा है मेरे को, टू मेक फनी फेसेस नहीं है, टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। चलो यार ये भी याद रखेंगे, ग्रीन ऑफ स्माइल धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। अगर एक दो बार और आया यही आइडियम तो अपने याद रहेगा, टू स्माइल लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन, या सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं तो हैव बीन क्यों आएगा, तो सीधा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था। हैव बीन, हैज़ बीन होना चाहिए इधर, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट है ये, यार सबसे डिफिकल्ट था यार, इतना बड़ा था तो मेरा तो मन नहीं है, आप खुद ट्राई कर सकते हो करना चाहो तो। ये है इसका पूरा, ये इसका पूरा वो है, यहाँ से लग जाओ, ये पूरा आप इसकी फ़ोटो खींच लो, खींचना चाहो तो। बाकी अब क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। इसमें यार मैंने थोड़ी इसका यार ब्रेकिंग द डिलॉजन एंड आंसर था इसका, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप पढ़ना चाहो पढ़ लो। ये गलत हो गया क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि यार क्या हो रहा था बार बार मैं यहाँ पे याद आ गई मेरे को प्रॉब्लम क्या थी इधर मेरी। ये इतना बड़ा देखने के बाद मेरा टाइम के ऊपर ज़्यादा दिमाग जा रहा था, कि बार बार टाइम के ऊपर दिमाग जा रहा था कि यार टाइम कितना लगेगा, इतना बड़ा है टाइम कितना लगेगा, उस चक्कर में यार जल्दबाजी की मैंने। तो अब देख लो यार ये क्वेश्चन है, ये इसको भी आप खुद ट्राई कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यार ज़्यादातर तो यही करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो सारे और उसके बाद आंसर दे दो। अगला चलते हैं, इसका भी देख लो यार, ये क्वेश्चन था और ये आंसर है इसका, ये इसका आंसर है। चलो यार 50वां मैंने सीधा मारा था, रूल तो कर नहीं सकते, एंड फ्रेंडली नाइबर हो टू रीच अदर, बस हो गया। 50 क्वेश्चन थे यार। देखो अब इसमें आपको समझाता हूँ मैं। 32 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है अपने। अब देखो यार 5वां गलत हुआ, किसके कारण 5वां गलत हुआ है अपना, ये अपन को हुर्रे वगैरह का नहीं पता था। चलो ये 27% लोगों ने किया है गलत, सॉरी 27 लोगों ने सही किया 100 में से, तो मान सकते हैं यार थोड़ा सबका ही कमज़ोर था, थोड़ा इरेलेवेंट क्वेश्चन था। चलो अब 6 क्वेश्चन को देखते हैं। ये यार अब वो कैब मेरे को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो कैब पढ़ेंगे। और अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस करना है तो वो कैब आप भी कीजिए। 7th भी देखिए यार, ये भी मेरे को वो कैब भी बता रहा है। 8th भी एक तरह से वो कैब को ही बता रहा है। 9 का भी वो कैब बता रहा है यार। जितने भी गलत हुए हैं वो देखो यार। 13वां भी, चलो ये तो थोड़ा हो जाता है कई बार, 39% ने कई एक आधी बार गलतियाँ हो जाती हैं। 14वां ईडियम एंड फ्रेजेस का है ये भी यार यूनिक सा था, तो चलो दूसरी बार किया तो हमने ठीक ही किया है। ईडियम्स भी वो कैब में ही आ गए यार एक तरह से। ये कौन सा है, 14वां है। 14वें के बाद अपना 25वां गलत हुआ है। ये यार गलत हुआ है तो अभी की बात मेरा ठीक नहीं हुआ फिर से, तो इसमें यार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देख लो यार, पता नहीं कोई किससे रिलेटेड है ये, लेकिन छोड़ सकते हैं यार इसको भी। 25वां धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी अगर दोबारा गलत होता है तो भी। ये यार स्पेलिंग एरर, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक तरह से वो कैब याद कर रहे हैं, इसी का पार्ट है। तो अब ये 32 है, 32 के बाद 34 छोड़ा था, तो ये भी वो कैब है यार। 35 ये भी वो कैब है। 36 ये थोड़ा सा अजीब था, 36% लोगों ने ठीक किया है। चलो 36 के बाद अपना गलत है 38।
38 में भी वो कैब है, 41 में भी वो कैब है, 44 में भी वो कैब है। ईडीएम फ्रेजेस वो कैब में आते हैं। और ये मेरा थोड़ा टाइम से पैनिक हो गया था, तो इसके ऊपर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हो यार, मेरा सिर्फ वो कैब कमजोर है, बाकी सब ठीक है। अपना सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ अपना हो जाता है। बस वो कैब ये अगर आपकी वो कैब बढ़िया हो गई ना, तो समझिए आपकी सब कुछ इंग्लिश ही बढ़िया हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप वो कैब पढ़ रहे हो ना, उसके साथ सेंटेंस भी पढ़िए, तो धीरे धीरे इंग्लिश सारी ठीक हो जाती है। चलिए यार, ये इंग्लिश का रिव्यू था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। ये 2 पेपर मैं अब तक रिव्यू कर चुका हूँ, और अभी तक तो आपको पता चल गया हो यार, थोड़ा सा बकवास है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, अपना रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा और अपने पढ़ाने का तरीका भी इम्प्रूव होगा, सब कुछ इम्प्रूव होगा। वेट कीजिए बस। आज थर्सडे है, आज का पेपर भी करना है, फ्राइडे का भी पेपर करना है, सैटरडे संडे पेपर नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करेंगे। तो अपना सिंपल सा फंडा है, 5 दिन पेपर देंगे, 2 दिन अपना क्या चलेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्लस एक ध्यान रखना यार, हम पेपर ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम की भी प्रैक्टिस करनी है। अकेले कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो कोई क्या फ़ायदा हो उसका, जब तक अगर आप स्पीड ही इंप्रूव नहीं कर सकते। तो स्पीड को, कॉन्सेप्ट को साथ के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे करना होगा जैसे पेपर देते हो यार। 5 दिन पेपर दिया आपने, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो देखो कॉन्सेप्ट की, एंड फिर दोबारा से पेपर दो। समझ रहे हो। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो वो 8 में से पेपर देते रहो, डेली एक पेपर का प्रण मान लो। और रही बात जीएस की, यार जीएस होते होते इम्प्रूव होगी। शायद ही कोई इधर मिलेगा, माइकल लाल जो जनरल इंटेलिजेंस में जो आपको टीचर पढ़ा रहा है ना, उसकी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो 50 में से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक कर ही नहीं सकता वो। समझ रहे हो। क्योंकि उसको भी नहीं पता यार अगला एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। उसको ये थोड़ा ना वो चिप लेके बैठा है, दिमाग में सब कुछ याद है उसको। हाँ, जो लगातार पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, तो शायद उनके मैं मान सकता हूँ, लेकिन उनका भी रेयर है यार। कोई मेडल पूछ रहा है, कोई डिस्टेंस पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट सबसे दूर है समुद्र से। तो अब यार सीधी सी बात है, जो रट्टा मार के बैठे हैं वो टीचर तो यार बता देंगे, बाकी अपने से तो होगा नहीं। धीरे धीरे जब देखते हैं अपना इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, करेंगे। लेकिन जब भी इम्प्रूवमेंट करूँगा तो उस टाइम पे उसकी वीडियो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझा दूंगा मैं। तो चलिए यार, इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। इतने आप देखिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और अगर आपके डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। ये तो आपको पता चल गया होगा यार, मैथ और रीजनिंग तो अपने आपके भाई की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में वो कैब कमज़ोर है बस। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी ये चीज़ें। 70 दिन पढ़े हैं, डेली 1 नंबर भी इम्प्रूवमेंट लाए तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरे को भी पता है। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं, इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आएगी। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी कैसे। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।